हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक्स के बिजनेस मॉडल की। हम बात करने वाले हैं जो टर्म्स अक्सर आपने सुनी होंगी, निम्स, एनपीएस, ये सब होती क्या है, हम उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। नाउ लेट्स बिगिन। निम्स क्या होते हैं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। ठीक है, आप जब किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक सेविंग अकाउंट पे एक इंटरेस्ट दिया जाता है, वो होता है 3 या 4%। ठीक है, और उसके बाद अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस पर तो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एफडी करवा लेते हैं किसी बैंक में तो वो मिलता है 7 या 8%। वो भी आपको रिसेंटली मिलने लगा है क्योंकि अभी आरबीआई गवर्नर ने हमारे रेट हाइक करे हैं टू कब द इन्फ्लेशन। ठीक है, इसलिए अभी आपको 7 या 8% अभी मिल रहा है एफडी पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इन तीनों का एवरेज निकाल लेना, एफडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। जो एवरेज एक बैंक पे करता होगा वो आपको कॉस्ट आती होगी लगभग 6%, जो बैंक को आपको देने की कॉस्ट आती होगी। ठीक है, लेकिन जब आपको बैंक लोन देता है ना तो उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है 12%, 13%, 15%। ये नेचर ऑफ लोन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने पहले कभी डिफॉल्ट किया हुआ है किसी बैंक के साथ, आपने बैंक लोन रिपे नहीं किया तो आपसे बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। हो सकता है आपसे 16, 18, 20 तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, ये भी डिफर करता है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि बैंक आपसे 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है जब आप लोन लेते हैं। ठीक है, देता कितना है? 6%, जो हमने एवरेज निकाली एफडी, सेविंग अकाउंट की और करंट अकाउंट की। और आपने बैंक को दिया कितना जब आपने लोन लिया? 13%। तो 13% माइनस 6% आया 7%। यही होता है निम्स, यही होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब इसके साथ ना एक रिस्क भी एसोसिएटेड है। रिस्क क्या है? जब आप बहुत अनरीजनेबल लोन बांट देंगे ना, ऐसे इंडिविजुअल्स को लोन दे देंगे जो कि पहले डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं वो आपका लोन वापस करे ही ना। या आप ऐसे बिजनेसेस को अपना पैसा दे देते हैं जो कि इमर्जिंग है, हो सकता है उनका कल को धंधा ना चले और वो भाग जाए या आपको लोन रिपे ना कर पाए, तो देयर कैन बी मेनी इंस्टेंसेस। ठीक है, तो इस केस में बैंक को लॉस हो सकता है। ठीक है, उस लॉस को कवर करने के लिए ना बैंक एक प्रोविजन बनाता है। ठीक है, जब आपने बैंक को 3 महीने, आपकी कोई किस्त ड्यू हुई, ठीक है, आपकी कोई ईएमआई ड्यू हुई, लेकिन आपने पे नहीं की अगले 3 महीने तक, तो पहले तो वो ओवर ड्यू हो गई। आज अगर 3 तारीख है, आपने 3 तारीख तक नहीं पे करी तो 4 तारीख को वो ओवर ड्यू हो जाएगी। जब वो 4 तारीख से 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना तो बैंक आपको अपनी बुक्स में ना एनपीए दिखा देगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ठीक है, लेकिन बैंक उसके अगेंस्ट में पहले ही एक प्रोविजन बना के चलता है। प्रोविजन किस हिसाब से बनाता है? सपोज आपने 3 महीने तक, जब 3 महीने हो गए आपके एनपीए बन गए, आपने 1 साल तक बैंक को अगर लोन वापस नहीं किया, अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो बैंक आपको सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डालता है। ठीक है, फिर 1 से 3 साल तक आपको डाउटफुल एसेट कैटेगरी में डालेगा। वो डिफर करता है और रेट ऑफ प्रोविजन भी डिफर हो जाता है। जब आप पहली कैटेगरी में होते हैं, 1 साल की कैटेगरी में होता है, तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है 15%। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोविजन का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एट द एंड आपको जब आप 3 साल 4 साल हो जाते हैं तो बैंक आपको लॉस एसेट मान लेता है, मतलब आपके अगेंस्ट में 100% प्रोविजन बना देता है बैंक। तो ठीक है, इसका मतलब ये है आपने जितने लोन बांटे उसके ऊपर रिस्क भी एसोसिएटेड है अगर आपने अच्छे लोन नहीं बांटे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है बैंक के साथ कि आपको लोन देना है तो भाई वापस भी लेना है अपने कस्टमर से। ये भी बैंक के माइंड में होनी चाहिए। अगर बैंक अगर ऐसी इग्नोरेंस करेगा तो हो सकता है वो बहुत घाटे में चला जाए। ठीक है, ऐसे इंस्टेंसेस हमारे पहले हो चुके हैं। आपको पता होगा कि पहले एसबीआई में क्या हुआ था, 13,000 करोड़ का लगभग कुछ घोटाला भी हुआ था। उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पार्ट कि बैंक से और कौन सी इनकम होती हैं। ठीक है, ये तो निम्स तो आपने समझ ली होती हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आप बैंक ने आपको पे किया और बैंक को मिला, उन दोनों का डिफरेंस बैंक की इनकम हो गई। और बैंक की ना और भी अदर इनकम होती हैं। वो अदर इनकम क्या होती हैं? सपोज कीजिए आपने बैंक के थ्रू कोई म्यूचुअल फंड खुलवाया। ठीक है, बैंक उसके ऊपर आपसे एक कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, वो बैंक की इनकम है। अब दूसरा क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं तो आप एक प्रोसेसिंग फी के नाम पे एक फी पे करते हैं जो कि बैंक की इनकम होती है। ठीक है, आप जब भी कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस बेच रहा होगा उसके ऊपर वो एक कमीशन जरूर चार्ज करेगा, वो बैंक की इनकम होगी। आप फॉरेन करेंसी को
किसी और अपनी करेंसी में जब आप कन्वर्ट करवाएंगे उस पे ऊपर भी एक कमीशन लगेगी, वो भी बैंक की इनकम है। ठीक है, तो ये सारी बैंक की इनकम होती हैं। अब बैंक के खर्चे क्या होते हैं? बैंक के खर्चे क्या होते हैं, जब आप सपोज कीजिए आप, एक तो हो गए एम्प्लॉयज के, वो तो हो ही गए, एम्प्लॉयज एक्सपेंस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, सैलरी आप पे करेंगे ही। और उसके बाद कौन से खर्चे होते हैं, जब आप टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, मतलब जब भी आपको ग्रो करना है तो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लगेगी, तो उस टेक्नोलॉजी की भी एक कॉस्ट होती है, वो बैंक की एक कॉस्ट हो गई। आपने जितनी ज्यादा ब्रांचेस खोल रखी हैं उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा, वो बैंक की एक कॉस्ट हो गई। एटीएम की एक कॉस्ट हो गई, एटीएम जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट भी होगी। और उसके बाद बैंक कुछ एजेंट्स रखता है जो कि उसकी सर्विसेज को बेचते हैं, उनकी भी सैलरी होती है, वो भी बैंक की एक कॉस्ट हो गई। तो हमने बेसिकली ये समझ लिया कि बेसिक बैंक का एक फंड, एक बिजनेस मॉडल कैसा दिखता है। ठीक है, कैसे बैंक को अर्निंग होती है, कैसे बैंक को लॉस हो सकते हैं, हमने इस वीडियो में सीखा। ठीक है, हालांकि हमने एक वीडियो पहले बना रखी है जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है किसी बैंक की हम फेयर शेयर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।